ये नेपाल से आई एक ऐसी भयावह तस्वीर है जिसे देखकर पूरी दुनिया की रूह कांप गई है। एक 5 मंजिला इमारत और पानी उससे भी ऊपर। जो लोग वहाँ खड़े थे उन्हें समझने का शायद मौका ही नहीं मिला और 10 सेकंड का भी मौका नहीं मिला। 1 सेकंड पहले सब कुछ सामान था और अगले ही सेकंड सब कुछ बदल गया। यह एक तस्वीर नेपाल तिब्बत बॉर्डर की है, उस जगह की जहाँ से व्यापार गुजरता है, जहाँ से यात्री कैलाश मानसरोवर की ओर जाते हैं, जहाँ लोग अपने सपनों और आस्था के साथ खड़े थे। लेकिन उस सुबह मौत पानी की दीवार बनकर आई। तिब्बत की तरफ से आया यह सैलाब नेपाल को रोकता हुआ गुजर गया और भारत इस दर्द से इसलिए भी व्यथित है क्योंकि इस आपदा में हमारे अपने लोग भी लापता बताए गए। वो लोग जो भोलेनाथ के दर्शन के लिए कैलाश की यात्रा पर निकले थे, आज उन्हें घरों में फ़ोन की घंटी का इंतज़ार हो रहा, लेकिन कई फ़ोन लग नहीं रहे। बताया जा रहा है कि कई सुरक्षाकर्मी भी इस तबाही में लापता हुए। जो लोग को बचाने के लिए वहां तैनात थे, आज उन्हें खुद तलाशा जा रहा है। कई मजदूर सुरंग के अंदर काम कर रहे थे और देखते ही देखते सुरंग के मुंह तक पूरी नदी पहुंच गई। बचाव के लिए हेलीकॉप्टर पहुंचे, लेकिन हालात ऐसे थे कि उतरने के लिए सुरक्षित ज़मीन नहीं बची और यह पानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। नेपाल में मचाई तबाही के बाद भारत में भी निचले इलाकों के लिए चिंताएं बढ़ गई। लेकिन दोस्तों, अगर आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा खौफनाक इन तस्वीरों को देखना है तो शायद आप गलत हैं। सबसे ज़्यादा खौफनाक है वह लापरवाही जिसके बारे में सवाल पहले भी उठ चुके थे। कहा जाता है कि करीब 13 महीने पहले इसी इलाके में ऐसी तस्वीरों का खतरा सामने आ चुका था। जांच हुई, रिपोर्ट बनी। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि ऐसा दोबारा हो सकता है, लेकिन सवाल है, क्या उन चेतावनियों को गंभीरता से लिया गया या फिर सब कुछ सिर्फ फाइलों तक सीमित रह गया? और फिर जिस खतरे का आदेश था वही खतरा हकीकत बनकर सामने आ गया। 26 अगस्त की सुबह तिब्बत की दिशा से एक तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई दी। चश्मदीदों के मुताबिक आवाज़ इतनी तेज़ थी जैसे पहाड़ के भीतर कुछ टूट गया हो और उसके बाद पानी की एक भयानक ताकत नीचे की ओर बढ़ने लगी। यह नदी नीचे आते आते वोटिकोसी के इलाके की ओर बढ़ी और फिर उस रास्ते पर पहुंची जहां नेपाल और चीन के बीच व्यापार चलता है। उसी रास्ते पर जहां से कैलाश मानसरोवर जाने वाले यात्री भी गुजरते हैं। उस सुबह पानी ने शायद वही जगह चुनी जहां सबसे ज़्यादा लोग मौजूद थे। ट्रक चालक, मजदूर, सुरक्षाकर्मी और यात्री। कुछ ही देर में कस्टम ट्रक, इमिग्रेशन से जुड़ी सूचनाएं और आसपास की कई चीज़ें पानी के साथ बहती नजर आई। और इस पूरी घटना में एक बात सबसे महत्वपूर्ण है। कई रिपोर्ट के अनुसार उस समय रसुआ क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर बारिश नहीं हो रही थी। यानी सवाल उठता है, इतना विशाल सैलाब आया कहाँ से? पानी तेज़ी से दौड़ा, रास्ते में जो आया उसे अपने साथ बहाता चला गया। गांव, बाजार, सड़कें, बस्तियाँ पीछे रह गए। कीचड़, मलबा और एक ऐसा सन्नाटा जिसे शब्दों में बयान करना
मुश्किल है। इस आपदा ने सबसे पहले उन लोगों को भी नहीं छोड़ा जिनकी जिम्मेदारियां दूसरों की रक्षा करनी थी। पुलिस पोस्ट प्रभावित हुए, कई सुरक्षाकर्मी लापता बताए गए, यानी जो दूसरों को बचाने के लिए खड़े थे आज उन्हें खोजा जा रहा है। कई मजदूर एक हाइड्रो प्रोजेक्ट की सुरंग के भीतर काम कर रहे थे। वह क्या हो रहा था शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था, लेकिन अचानक सुरंग के आसपास पानी और मलबे का दबाव बढ़ गया। इसके बाद संपर्क टूट गया। कुछ पावर प्रोजेक्ट भी प्रभावित हुए, सड़कें कट गई, हेलीपैड और कई महत्वपूर्ण ढांचे तबाही की चपेट में आ गए। बचाव दल कठिन परिस्थितियों में लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते रहे। कुछ लोगों को सुरक्षित निकाला गया, लेकिन कई परिवारों का इंतजार अब भी खत्म नहीं हुआ। याद रखिए, लापता होने का मतलब हर बार मौत नहीं होती। कई जगह मोबाइल टावर टूट गए, सड़कें बंद हो गई और संपर्क पूरी तरह कट गया। इसलिए उम्मीद अब भी बाकी है। हर घंटे नए अपडेट सामने आ रहे हैं। कुछ लोग सुरक्षित मिल रहे हैं और यही उम्मीद है आज सैकड़ों परिवारों को संभाले हुए है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, जब उस समय स्थानीय स्तर पर तेज़ बारिश नहीं हो रही थी तो आखिर इतना पानी आया कहाँ से? वैज्ञानिक एक संभावित कारण की बात कर रहे हैं। हिमालय के ऊंचे इलाकों में ग्लेशियर और हिमनद झीलों से जुड़ी घटनाएं धरती का तापमान बढ़ाने के साथ ग्लेशियर पिघलते हैं। कभी कभी पिघले हुए पानी पहाड़ों के ऊपर झीलों के रूप में जमा हो जाता है और जब बर्फ, मलबे या कमज़ोर प्राकृतिक दीवारों से बनी यह रुकावट टूटती है तो पानी एक साथ भयानक वेग से नीचे की ओर आ सकता है। इस तरह की घटना को विज्ञान की भाषा में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड यानी गोल्फ कहा जाता है। सीधी भाषा में कहें तो पहाड़ के ऊपर जमा पानी जब अपनी कैद तोड़ देता है तो नीचे रहने वाले लोगों के लिए एक भयानक आपदा बन सकता है। लेकिन यहाँ सवाल सिर्फ प्रकृति का नहीं है। सवाल यह है, अगर पहले से खतरे की चेतावनी थी तो चेतावनी प्रणाली क्यों नहीं थी? अगर 10 मिनट का अलर्ट सैकड़ों लोगों की जान बचा सकता था तो वह अलर्ट लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा? एक सायरन की कीमत कितनी होती है? एक चेतावनी संदेश की कीमत कितनी होनी चाहिए? और जब किसी इंसान की ज़िंदगी से यह ज़्यादा हो सकती है तो सवाल सिर्फ नेपाल का नहीं है, सवाल सीमा के उस पार निगरानी और आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी जिम्मेदार तंत्रों से भी है। अगर पहाड़ों के ऊपर किसी झील में खतरा पैदा हो रहा था तो क्या उसकी जानकारी समय पर साझा की गई? क्या नेपाल को समय रहते चेतावनी मिली?